नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आप लोग का एक बार। तो देखिए, पॉलिटी में अभी हमने भाग एक को समझा था। भाग एक में हम सब देख रहे थे राज्य, उसकी संरचना किस तरह से होती है। लगभग हमने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी थी। हमें देखना था अब राज्यों का पुनर्गठन, मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ना था इसके आगे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग या जो राज्यों की संरचना है, जिस जिस तरह से राज्य का निर्माण हुआ, जैसे बॉम्बे से पृथक होके महाराष्ट्र गुजरात का बनना, पंजाब से पृथक होके चंडीगढ़ और हरियाणा एक नए राज्य और एक यूटीज़ का बनना, कुछ इस तरह से। जैसे कई यूटीज़ थे जिनका राज्य बने, कई राज्य थे पहले यूटीज़ फिर राज्य, कुछ इस तरह से परिवर्तन जो हुआ। हाल फिलहाल की घटनाओं को देखिए तो जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में अधिग्रहित हो चुका था, जिसे हमने दो यूटीज़ में बांट दिया, एक जगह विधानसभा का गठन किया। मैं इसे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर के रूप में पूरा समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ एक इसकी मूल तत्व है जो हमें समझना जरूरी है। मूल तत्व का तात्पर्य यह है कि इनका मूल क्या था। जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई थी, इन समस्याओं का कारण क्या था। तो लगभग हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, एक कहानी के रूप में समझेंगे। लगभग एक आध क्लास में कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें समझ में भी आ जाएगा कि वहाँ वास्तव में क्या क्या समस्याएं थी और उनका समस्याओं का समाधान किस तरह से किया गया। दूसरी बात ये, कुछ यूरोपीय ऐसे क्षेत्र थे, उनका भी विलय कराया गया, कई अन्य क्षेत्रों का विलय कराया गया। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए चलते हैं हम, ठीक है। देखिए क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन 4 स्तरों पर किया गया। ये कितने स्तरों पर? 4 स्तरों पर किया गया। 4 स्तर क्या थे? नंबर 1 था रियासतों का एकीकरण। दूसरा, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। तीसरा, कुछ अन्य राज्यों का भारत में विलय। चौथा आ जाएगा तार्किक आधारों पर राज्यों का एकीकरण। 4 स्तरों में बांटने के पश्चात ये है कि हमें यह समझ में आ जाएगा कि किस किस राज्य को किस तरह से विलय किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रियासतों के एकीकरण से। देखिए, रियासतों के एकीकरण में क्या है, कहानी के रूप में समझते हुए चलते हैं इसको, ठीक है। रियासतों का एकीकरण। अब जब स्वतंत्रता मिली, कब? भारत को। जब भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र भारत में जो हमारे देश का जो भूभाग था, इस भूभाग का 40% अंश किसका था? ये था देशी रियासतों का। देखिए, 40% अंश किसका था? देशी रियासतों का। इन देशी रियासतों पर किसका नियंत्रण था? ब्रिटिश सरकार का। किस तरह से था? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण था? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। इन देशी रियासतों की बाह्य आक्रमण, आंतरिक सुरक्षा, इन सब की गारंटी किसने लेके रखी थी? ब्रिटिश सरकार ने लेके रखी थी। होता क्या है इसके बाद कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा, एटली की घोषणा होती है, और वो ये कहते हैं कि देशी रियासतों को भारत, मतलब देशी रियासतों, देशी रियासती जो राज्य थे, उन राज्यों को डोमिनियन स्टेट के सुपुर्द नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब डोमिनियन स्टेट कौन कौन से थे? 2 स्टेट बन चुके थे। एक क्या?
पाकिस्तान बन गया था और एक जो बन गया था वो क्या था, भारत। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो देशी रियासतें हैं इनको डोमिनियन स्टेट के सुपुर्द नहीं छोड़ सकते, मतलब पाकिस्तान और भारत के सुपुर्द नहीं छोड़ सकते। इससे देशी रियासतों को क्या मिली, आज़ादी मिल गई कि अब वे कैसे रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। जैसे इनको आज़ादी मिली कि ये स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, तो कुछ एक राज्यों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। और वो कुछ एक राज्य क्या थे उस समय, वो कुछ राज्य थे जैसे त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद। इन राज्यों ने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया, इन रियासतों ने। ये जो देशी रियासतें थी इन्होंने क्या बोला, जैसे कौन, त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद, इन्होंने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया। ब्रिटिश की मंशा ये थी इनके पीछे कि देखो, ब्रिटिश ने इनको स्वतंत्र रहने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उसके अपने कैसे हित थे, आर्थिक और सामरिक हित थे। कैसे आर्थिक और सामरिक हित थे, उदाहरण के लिए त्रावणकोर, जो त्रावणकोर राज्य था, इस त्रावणकोर राज्य में ऐसे खनिज पदार्थ थे जिससे क्या बनाए जा सकते थे, परमाणु अस्त्र बनाए जा सकते थे। तो इसी कारण से ब्रिटिश ने क्या करा था, इनको छूट देने की सोची। लेकिन कुछ समय के पश्चात होता यह है कि ब्रिटिश सरकार का अपना रुख बदल गया, मतलब उन्होंने अपने दृष्टिकोण को चेंज करा। हालांकि इसी के बीच 18 जून 1947 को किसकी घोषणा होती है, जिन्ना की घोषणा। जिन्ना एक भाषण देते हैं और उस भाषण में वो ये कहते हैं कि देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का पूरा अपना अधिकार होगा। तो इस कारण से उनको और छूट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ समय के पश्चात ये होता है कि ब्रिटिश सरकार अपना रुख बदल लेती है, और ब्रिटिश सरकार ने अपना जैसे ही रुख चेंज करा तो उसके पश्चात होता यह है यहाँ पे कि वो ये कह देते हैं कि जो देशी रियासतें हैं इन्हें जल्द से जल्द या तो भारत में या पाकिस्तान में अपना विलय कर लेना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, या साथ ही साथ एक बात ये भी होगी कि भारत एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। और आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है तो इस आधुनिक राष्ट्र के रूप में हुआ ये कि देशी रियासतों की जनता ने भी अपने आप को क्या समझा कि हम भी एक आधुनिक राष्ट्र का अंग है। और उन्होंने कहीं ना कहीं देशी रियासतों के राजाओं पर एक दबाव बनाया कि वे काय में अपना विलय करें, भारत राज्य में अपना विलय कर दे। देखिए, देश के निर्माण में उस समय की जनता का बहुत बड़ा योगदान था। जब देशी रियासतों का जब विलय हुआ, समय की वहाँ की जनता का सबसे बड़ा योगदान था। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि अब वास्तविक शासक है कौन, मतलब कि वहाँ का शासक ही राजा है या वहाँ की जनता। 22 जून 1947 को क्या होता है, पटेल द्वारा एक मंत्रालय का गठन किया गया या एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 22 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक रियासती मंत्रालय का गठन किया, रियासती मंत्रालय का, और इसका प्रमुख बनाया उन्होंने वीपी मेनन को। ठीक है, वीपी मेनन को इसका प्रमुख बनाया। और यहाँ पे पटेल ने दोहरी नीति अपनाई। कैसी दोहरी नीति अपनाई, एक तो उन्होंने क्या कहा कि प्रतिरक्षा, सेना और संचार। देखो क्या कहा उन्होंने, प्रतिरक्षा, सेना और संचार, ये हम किसके पास दे देंगे, देशी रियासतों को देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 15 अगस्त 1947 तक देशी रियासतें, मतलब देशी रियासतों के लिए क्या कहा उन्होंने कि आप अगर 15 अगस्त 1947 तक अपना विलय भारत में नहीं करते हो तो आपकी जनता का जो विरोध होगा ये आपको स्वयं ही देखना पड़ेगा। जनता जो भी आंदोलन करेगी इसको आपको स्वयं ही देखना होगा, मतलब आपको अपने आंदोलन की प्रतिक्रिया को खुद ही देखनी पड़ेगी। उन्होंने ये सीधे घोषणा कर दी। मतलब यहाँ पर उन्होंने अपना कठोर रूप दिखाया। लगभग सभी रियासतों ने अपना विलय कर दिया,
लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया, और वो 3 रियासतें थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो सबसे पहले समझते हैं कश्मीर की समस्या और समाधान। देखिए, कश्मीर की समस्या और समाधान को पहले समझते हैं। कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह। शासक कैसा था? हिंदू। अधिकांश जनता कैसी थी यहाँ की? मुस्लिम। ठीक है, लगभग 78% जनसंख्या मुस्लिम थी, या 80% जनसंख्या कैसी थी? 80 से 85% जनसंख्या मुस्लिम थी, 12 से 80% मुस्लिम थी, लगभग 12% से लेकर 18% तक की हिंदू, कुछ इस तरह का परसेंटेज वहाँ पे डिवाइडेड था। हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या से ये समस्या बहुत अलग थी। हरि सिंह अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, और यहाँ की जनता भी कैसी थी? अधिकतर मुस्लिम थी, लेकिन शासक कैसा था? यहाँ का हिंदू था। लेकिन ये हरि सिंह को डर किस बात का था? डर इस बात का था, उसको पाकिस्तान के संप्रदायकरण और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का भय था, क्योंकि वो अपने आप को कैसा रखना चाहता था? स्वतंत्र रखना चाहता था। इस बात से वो भयभीत रहता था। अब इसी दौर में होता यह है कि अकबर खान के नेतृत्व में यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तानी सेना अकबर खान के नेतृत्व में कहाँ पे हमला कर देती है? कश्मीर पर हमला कर देती है। जैसे ही पाकिस्तानी सेना अकबर खान के नेतृत्व में कश्मीर पर हमला करती है, तो हरि सिंह गुहार लगाते हैं भारत में, और जब वो भारत में गुहार लगाते हैं तो माउंटबेटन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था का हवाला देते हैं, और माउंटबेटन उनसे ये कहते हैं कि हम तब तक आपकी सहायता नहीं कर सकते जब तक आप इस बात को ना मान लें या इस बात पर हस्ताक्षर ना कर दें कि आप भारत का हिस्सा है। अगर आपने इस बात को कह दिया कि आप भारत का हिस्सा है तो हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। उन्हें वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन ये जाते हैं नेहरू के पास। ये नेहरू से सहायता मांगने की भेंट मांगते हैं, लेकिन तो भी इनकी सहमति नहीं जम पाती है। इसी दौर में कश्मीर में एक बहुत अच्छी विचारधारा एक विचारधारा चल रही थी, और जो चल रही थी किसके नेतृत्व में? शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक विचारधारा चल रही थी। तो उन्होंने नेहरू से सहायता मांगी, और नेहरू ने सहायता एक ही आधार पर करी, जब उनको इस बात का आश्वासन दिया गया कि संवैधानिक स्थिति या किसी वैधानिक प्रावधान के तहत कश्मीर को भारत में मिला लिया जाएगा। जैसे ही इस बात को कहा गया तो 22 अक्टूबर को हरि सिंह द्वारा काय पे हस्ताक्षर किए गए? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। जैसे ही 22 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, 26 अक्टूबर तक के वहाँ पे क्या भेज दी गई? तुरंत ही अगले दिन वहाँ पे क्या भेजी गई? सेना भेजी गई। 26 अक्टूबर को लगभग वो पूरे की पूरी चीज़ें समाप्त हो गई वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे युद्ध की समाप्ति हो गई। और जैसे ही वहाँ पे युद्ध की समाप्ति होती है, तो युद्ध की स्थिति ना बने, तो नेहरू द्वारा इस बात को 30 दिसंबर 1949 को कहाँ लेके चले गए? ये यूएन में लेके चले गए, और यूएन ने अपना फैसला 31 दिसंबर को काय की घोषणा क्या कहा? युद्धबंदी का ऐलान कर दिया कि युद्धबंदी की जाए। लेकिन इन्होंने 1951 में अपना फैसला सुनाया, लेट फैसला सुनाया, और 1951 में इन्होंने एक विवादास्पद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने ये कहा कि 2 शर्तें होगी। एक तो क्या होगा कि जब हमने अपनी सेना भेजी थी, तो हमने अपनी जब सेना यहाँ पे किसके विरुद्ध भेजी थी? अकबर खान के विरुद्ध भेजी थी। तो हमने इस समय कश्मीर के 2 तिहाई हिस्से पर भारत का अधिकार हो गया, और 1 तिहाई जो कहाँ चला गया? पीओके,
पाक अधिकृत कश्मीर, ये किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया। तो इन्होंने दो शर्तें क्या बोली कि पीओके से पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा, और एक तो क्या कहा कि पीओके से पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा, दूसरा इन्होंने कहा कि श्रीनगर के प्रशासन के अधीन क्या करवाया जाएगा? वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के प्रशासन के अधीन क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ना तो पीओके से पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाई और ना ही क्या हुआ वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। 1951 में ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बैठक हुई। देखो क्या हुआ, 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बैठक हुई और 1954 में इस जम्मू कश्मीर को भारत संघ का हिस्सा मान लिया गया। मतलब विलय, ये मान लिया गया कि जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है? भारत संघ का हिस्सा है। 1956 17 नवंबर 1956 को जम्मू एंड कश्मीर के संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और 26 नवंबर 1956 को यहाँ के संविधान को 26 नवंबर 1956 को यहाँ की संविधान सभा द्वारा क्या हो गया? संविधान सभा को अपना लिया गया, पूरी तरह से अपना लिया गया। इसके बाद युवराज करणी सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया और इसके अलावा आजम साहब को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह से कश्मीर की ये समस्या। अब जो कश्मीर की आज की अवस्थिति है, इसको हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें समझा दूंगा मैं कि कश्मीर की आज की स्थिति है कैसी। अब देखते हैं इसके आगे जूनागढ़। जूनागढ़ का शासक कैसा था? शासक था मुस्लिम और यहाँ की जनता कैसी थी? हिंदू थी। देखिए यहाँ का शासक क्या चाहता था? पाकिस्तान के साथ अपना विलय चाहता था। जूनागढ़ की जो अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति किसके पक्ष में थी? भारत के पक्ष में थी। जब इसने पाकिस्तान के साथ विलय चाहा तो यहाँ की जनता द्वारा क्या किया गया? इस बात का विरोध किया गया। जब जनता ने इसका विरोध किया तो यहाँ का शासक कहाँ भाग गया? सीधे पाकिस्तान भाग गया। और जब यहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया तो इनका वजीर जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता नाम क्या था उनका? शाहनवाज भुट्टो। इन्होंने 8 नवंबर 1948 को भारत के विलय में क्या भेजा? एक प्रार्थना पत्र भेजा और 9 नवंबर 1948 को इस प्रार्थना पत्र को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। इसी के बाद 20 जनवरी 1947 को जनमत संग्रह कराया गया और लगभग 2 लाख जनसंख्या ने भारत के पक्ष में वोट करा और लगभग सिर्फ 91 ने किसके पक्ष में वोट किया? पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। इस तरह से किसका विलय हो गया? जूनागढ़ का विलय हो गया। हैदराबाद के साथ समस्या ये थी कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। उसे ये बात लगती थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसकी मदद करेगा हर चीज़ में, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी मदद किसी भी तरह से नहीं करी। 26 नवंबर को लगभग 26 नवंबर को हैदराबाद के निज़ाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
मतलब यथास्थिति पत्र पर हस्ताक्षर किए। वो पत्र ऐसा था कि उन्हें 1 साल तक उस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास का काम करना है, लेकिन उसने उस तरह से कोई भी काम नहीं किया। जबकि वहाँ पे उसने एक क्रूरता अपनाई। वो क्रूरता कैसी अपनाई कि बहुत समय पहले हैदराबाद के निज़ाम द्वारा MIM का गठन किया गया था, मजलिस उल इत्तेहाद मुस्लिमीन, इसका गठन किया गया था। इसके गठन में उसने रजाकारों द्वारा, रजाकार का मतलब ये था कि उस समय के वॉलंटियर्स जो कुछ पैसे लेके मदद करते थे, या मदद का मतलब कुछ पैसे लेके आक्रमण करते थे, आक्रमणकारी होते थे, इनके द्वारा उसने हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार किए। जब उसके द्वारा अत्याचार किए गए तो भारत की सरकार ने एक्शन लिया, और उस एक्शन के विरोध में निज़ाम द्वारा कहाँ गुहार लगाई गई? UN में गुहार लगाई। जब निज़ाम ने UN में गुहार लगाई तो उसकी गुहार को ये कहा गया, मतलब कि जब UN ने एक्शन लिया तो UN को ये कहा गया कि ये किसी तरह का युद्ध नहीं है, ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई है जो हम अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं। युद्ध चला, कुछ समय तक युद्ध चला, और युद्ध चलने के बाद हुआ ये सिंपली कि उस समय हैदराबाद का जो कमांडर था, उस मतलब एल एंड्रूज, वो हारा गया। उसने समर्पण कर दिया किसके सामने? हिंदू भारत की सरकार के सामने समर्पण कर दिया। चौधरी, उस समय जो कमांडर थे वो चौधरी थे, उनके सामने समर्पण करा, और इस तरह से हैदराबाद का भी क्या कर लिया गया? भारत में विलय कर लिया गया। उस समय इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम रखने के पीछे मंशा ये थी कि उस समय पोलो खेल के सबसे ज़्यादा मैदान हैदराबाद में थे। कुछ समय बाद हैदराबाद को अलग अलग भागों में, मद्रास, तमिलनाडु, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया और अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया। होप कि एक छोटी सी कहानी के रूप में ये आपको समझ में आया होगा। ये एक कहानी के रूप में याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि PSC के अकॉर्डिंग ये इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके आगे कुछ जो उपनिवेशी, ब्रिटिश उपनिवेशी, यूरोपीय उपनिवेशी थे, उनका विलय कैसे हुआ, कुछ तार्किक आधारों पर कैसे हुआ, कुछ अन्य क्षेत्रों का कैसे हुआ, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक अगले वीडियो में ये रहेगा, और नेक्स्ट अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि जो हमारा टॉपिक है जल्दी जल्दी कवर हो। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।